नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं रजनीश गोठवाल। इस समय आप देख रहे हैं द रजनीश गोठवाल ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे भारत की अस्मिता के प्रतीक भगवान श्री राम का वो मंदिर जिसे 500 बरस प्रतीक्षा करनी पड़ी। भगवान श्री राम का वो मंदिर जिससे देश के हर व्यक्ति की, हर हर सनातनी की, हर हिंदू की आस्था जुड़ी हुई है। भगवान श्री राम का वो मंदिर जो पूरी दुनिया में एक धर्म का प्रतीक बनकर उभरा है, गौरव का प्रतीक बनकर उभरा है। भगवान श्री राम का वो मंदिर जिसने अयोध्या को फिर से अयोध्या बना दिया है। जी हाँ, ये तो हुई राम मंदिर की प्रशंसा, भगवान श्री राम के बारे में बात। पर आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है राम मंदिर दान पात्र से जो चोरियां हुई, चंदे की जो चोरियां हुई, चढ़ावे की जो डकैती डाली गई, उस डकैती के बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि भगवान श्री राम के चढ़ावे में चोरी हुई। चोरी करने वाले मंदिर के व्यवस्थापक और लगभग 50 से अधिक वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक रहे चंपत राय के करीबी लोग। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि चंपत राय के करीबी लोगों ने ही इस डकैती को, इस चोरी को अंजाम दिया। पर यहां एक बात बहुत जरूरी है जो आपके साथ में साझा करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता होना एक गर्व की बात इस देश में समझी जाती है। पर जब संघ का प्रचारक अगर किसी काम में जुटा हो, वहां बेईमानी की, वहां धोखाधड़ी की, वहां किसी भी गलत काम की उम्मीद करना यानी कि दिन में तारे देखने जैसी बात है। मैं इसलिए यहां ये बात कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मैं बहुत करीब से जानता हूं। मैंने एक एक चीज को पॉइंट आउट किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्कार हैं, प्रचारक का जो जीवन है, वो एक संत का जीवन है। ऐसी परिस्थिति में चंपत राय जैसे समर्पित व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगना निश्चित रूप से बहुत ही असहनीय है। आपसे बातचीत करने का मात्र एक कारण आज यह है कि दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, हर सनातनी जानता है कि राम मंदिर में चोरी हुई, भगवान के चढ़ावे पे डाका डाला गया। पर यहां एक इस बात को एक और एंगल से देखना बहुत जरूरी है। उसके पहले मैं इस बात को थोड़ा और विस्तार देता हूं। राम मंदिर में चोरी हुई, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। राम मंदिर में चोरी करने वाले चंपत राय के करीबी थे, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। राम मंदिर में चोरी करने वाली पूरी जो गैंग है वो चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव ने तैयार की थी। टिन्नू यादव कई वर्षों से चंपत राय का बहुत करीबी और विश्वसनीय व्यक्ति रहा। पर यहाँ एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया, पूरा देश इसको इस चोरी को जिस एंगल से देख रहा है वो अपनी जगह पर ठीक है। चोरी हुई है तो उसकी एसआईटी जांच भी कर रही है, उसमें से तथ्य भी निकाले जा रहे हैं, चोर पकड़े भी गए हैं, बरामदगियां भी हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है। पर यहाँ एक जरूरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या राम मंदिर में चोरी होने जैसे असाधारण मामले को क्या एक ही एंगल से देखा जाना जरूरी है? यहाँ एक राजनीतिक एंगल, एक द्वेष का एंगल, सनातन के प्रति नफरत का एक एंगल और सामने आता है। वो एंगल है राजनीति और साजिशों का एक पूरा का पूरा, जिसको कह सकते हैं चैन बनी हुई है। मैं आप सभी लोगों को एक बात स्मरण करना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले, यानी लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले, देश की एक विपक्षी दल के एक बड़े नेता का एक बयान आया। आपने वो बयान सुना होगा, उन्होंने सार्वजनिक मंच से दिया। उस बयान में उन्होंने ये कहा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री कुछ ही समय तक हैं। कुछ समय बाद उन्होंने उसमें समय की भी सीमाएं कर दी कि अगले चुनाव के पहले मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। क्या ये एक सामान्य सी घटना है? क्या इस बात को उसी सहज तरीके से देखा जाना चाहिए जिस तरीके से एक विपक्षी दल के एक नेता ने, जो कि बहुत ही बड़बोले हैं, उन्होंने ये बात कह डाली? मुझे यहां एक साजिश का एक एंगल नजर आता है। निश्चित रूप से इस पूरे मामले के ऊपर मैं काफी, जब से ये शुरुआत हुई तब से मैं मीडिया के साथ में जो खबरें आ रही हैं उनको मैं देख रहा हूँ, लोगों से मेरी जो बातचीत हो रही है वो मैं जान रहा हूँ, संघ को मैं जितना करीब से जानता हूँ, उसके बावजूद मैंने ये निष्कर्ष निकाला
कि निश्चित रूप से इसमें एक एंगल साजिश का भी ढूंढा जाना चाहिए। साजिश देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। क्या देश विरोधी ऐसी ताकतें जो भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण से खुश नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेदभाव रखती हैं? ऐसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो ये मानती हैं कि जब तक इस देश में राम है, जब तक इस देश में लोगों के मन में राम के प्रति आस्था है, जब तक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति हैं, तब तक विरोधी दलों को और उन विदेशी ताकतों को जो भारत को एकजुट नहीं देखना चाहती, भारत को का गौरव बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, जो भारत के लोगों को, देश के सनातनियों को प्रसन्न नहीं देखना चाहती, निश्चित रूप से यहाँ एक एंगल उभर कर आता है। मेरा मानना है कि ये साजिश इस प्रकार से रची गई कि ये सीधे सीधे मंदिर में चोरी का मामला लगे। अब यहाँ बात ये आती है कि आखिरकार चंपत राय जैसे करीबी व्यक्ति के विश्वास पात्र टिन्नू यादव, क्या वो व्यक्ति इतने वर्षों से चंपत राय के प्रति अविश्वास का भाव रखता था? कतई नहीं। यहाँ एक बात बहुत गौर करने की है कि टिन्नू यादव का जो इतिहास रहा हो, जितना हम जान पाए, जितना मीडिया में जो खबरें आ रही हैं और जितना सोशल मीडिया इंटरनेट पर जो अवेलेबल है, उसके मुताबिक ये होता है टिन्नू यादव एक सामान्य सा ऑटो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हुआ करता था। ठीक, अब वो अनायास चंपत राय के संपर्क में आता है और उनके संपर्क में आने के बाद उसकी जो गतिविधियां हैं वो बड़ी उनको भाती होंगी, यही रहा होगा निश्चित रूप से। उसके बाद वो व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ता है तथाकथित तौर पर और चंपत राय का विश्वस्त हो जाता है। कुछ समय बाद चंपत राय कारसेवकपुरम में उनको वाहन चलाने का भी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। धीरे धीरे ये चीज उस हद तक आ गई जब तक मंदिर का फैसला, राम मंदिर का फैसला अदालत द्वारा नहीं आया गया था, जहां तक मैं समझ पाया हूं इस बात को। इसके बाद होता यह है कि टिन्नू यादव निश्चित रूप से उन लोगों के संपर्क में आया जो लोग राम को पसंद नहीं करते थे। राम की वजह से, भगवान श्री राम का मंदिर बनने से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बन जाने से पिछले 14 वर्षों से जो लोग अकुलाए पड़े हैं, जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों को अपने अस्तित्व का खतरा महसूस होता है, उन लोगों ने किसी न किसी तरीके से टिन्नू यादव को प्रभावित करने की कोशिश की। ठीक, अब मानवीय स्वभाव को हम सभी जानते हैं कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में धन ऐसी चीज है जो बहुत कम लोगों का, जिसको कह सकते हैं कि ईमानदारी बचा पाता है। बहुत विरले लोग होते हैं जो आज के इस कलयुग में धन के प्रति लालसा का भाव नहीं रखते हुए अपने जगह पर तटस्थ होते हैं, अपने धर्म के प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं। निश्चित रूप से टिन्नू यादव की इसी किसी कमजोरी का फायदा विपक्षी दल के लोगों ने उठाया। उनके दिमाग में एक साजिश पनपी, या मैं ये भी कहूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि ये साजिश जो है वो देश से बाहर रची गई। जी हाँ, आपको आश्चर्य जरूर होगा, पर यह मेरा आकलन है कि यह साजिश देश से बाहर रची गई। उन लोगों ने उन लोगों से संपर्क किया जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते, जो राम को पसंद नहीं करते और जिनको राम की वजह से बहुत तकलीफ होती है। ये पूरी की पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है। उस कॉन्स्पिरेसी के तहत टिन्नू यादव से संपर्क किया गया होगा, उससे बात की गई होगी, उसे लोभ लालच दिया गया होगा, पूरा तौर तरीके समझाए गए होंगे, क्योंकि टिन्नू यादव वो व्यक्ति था जो चंपत राय के बाद भगवान श्री राम के मंदिर परिसर में सबसे प्रभावशाली लोगों में माना जाता था। ठीक, अब ऐसा व्यक्ति जिसके पास मंदिर के हर क्षेत्र में जाने की बेरोक टोक उनका उसका आना जाना हो, धन संपत्ति मंदिर में जो चढ़ा हुआ आता है उससे संबंधित जितनी सुरक्षा की के वहां उपक्रम होते हैं उनसे उस तक उसकी पहुंच हो, चाबियां तक टिन्नू यादव जैसे व्यक्ति के पास हो, तो ऐसा व्यक्ति कितना आसानी से ये काम कर पाएगा, इस बात का अंदाजा लगाना कोई बहुत बड़ी बात मुझे नहीं लगती। ठीक, अब यहां एक बात और देखना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है और मेरा अनुमान या मेरा एक आकलन ये कहता है कि टिन्नू यादव को दो तरफा, संभव है कि उसको दो तरफा लालच दिया गया हो।
एक पूरी योजना बनाकर उसको बताई गई हो कि भगवान श्री राम के चढ़ावे में किस प्रकार से चोरी करनी है, कैसे अपनी गैंग के लोगों को बढ़ाना है, कैसे उन लोगों को अपने साथ शामिल करना है जो इस काम में मददगार हो सके। एक तरफ मंदिर में चोरी का आपको मौका मिल रहा है, पूरी योजना बना के दे दी गई। दूसरी तरफ पूरी संभावना इस बात की है कि उनके साथ एक ऐसी डील की गई हो जिसमें ये कहा गया हो कि जितना पैसा आप मंदिर से चुराएंगे उतना ही पैसा आपको हमारी तरफ से भी दिया जाएगा। फिलहाल ये बात थोड़ी सी अचरज भरी लग सकती है, पर मेरी इनर इंस्टिंक्ट मुझे क्या कहती है और परिस्थिति जन्य जो पूरा का पूरा मामला जितना मैं देख समझ पा रहा हूं वो ये कहता है कि निश्चित रूप से ऐसी ही कोई साजिश रची गई। अब इसमें अब ये पूछेंगे, सवाल आएगा कि इसमें उन लोगों का क्या फायदा जिन्होंने टिन्नू यादव को योजना बनाकर दी और उनको किस तरीके से राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के उन दुश्मनों को जो भारत को कतई पसंद नहीं करते उनको क्या हासिल होगा। ये सबसे मुख्य बात है, मेरा मानना यह है। और मैं यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मैं अपनी बात रखने के पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये अनुरोध करूंगा, अगर मेरी बात उन तक पहुंचती है तो इस एंगल से भी जांच इसकी शुरू की जाए और एक एफआईआर दर्ज की जाए, उसके तहत जांच की जाए, इन लोगों से पूछताछ सख्ती से की जाए और ये पता लगाया जाए कि ये लोग किसके कहने पर ये काम कर रहे थे। मेरा मानना है कि जांच एजेंसियां अपना काम जिससे वो करती आ रही हैं वैसे अगर करेंगी तो निश्चित रूप से ये सच पूरे देश और दुनिया के सामने जरूर आएगा। अब मैं अपनी बात पर लौट कर आता हूं। बात यह हो रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साजिश रचना और भारत में उसको इंप्लीमेंट कराने पर यहां के लोगों का क्या राजनीतिक लाभ। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश के विपक्षी दलों की जो हालत हुई पड़ी है, जिस प्रकार अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लगभग वो सारी विपक्षी पार्टियां देख रही हैं जो किसी समय में इस देश के ऊपर राज किया करती थी, प्रदेशों में उन्होंने अपने अपने राज कायम कर रखे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको इस साजिश से फायदा होगा। निश्चित रूप से आपके दिमाग में इस समय कुछ नाम आए होंगे। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। इस समय मुझे बिल्कुल ठीक लगता है, मैं समझ पा रहा हूं कि आप भी वही सोच रहे हैं जो मेरे मन में है। वो लोग जिनको किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, जिन लोगों ने बरसों इस देश के उन प्रदेशों को लूटा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे कई राज्य हैं जिनको बहुत ही बुरी तरीके से लूटा गया। वहां ऐसे छुटभइये नेता जो किसी समय में गली कूचों में पान दबाकर अपने मुंह में थूक भरकर और राजनीति की बातें किया करते थे, वो लोग देश में बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है क्योंकि सत्ता उनसे छिन गई और अब स्थितियां ही है कि अगर उनके भ्रष्टाचार दुनिया के सामने आए तो स्थिति पश्चिम बंगाल जैसी होगी कि वहां नेता अपने घर से बाहर निकलने के पहले कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है और फिर धीरे से घर से निकलता है। कमोबेश में यहाँ विषय नहीं है, पर एक बात मैं आपको जरूर यहाँ अपने मन की कहना चाहता हूं कि एक समय ये आएगा, इस देश में ऐसे धूर्त, ऐसे मक्कार, ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं के पीछे भारत की जनता, हर सनातनी इसी तरीके से पीछे पड़ेगा जैसा पश्चिम बंगाल में नजारे आप देख रहे हैं। आते हैं मूल बात पर। उन लोगों को जो सत्ता से बाहर हैं, जिनकी स्थितियां ये है कि अगर उनकी फाइलें खुल गई तो वो जेल जाएंगे, संपत्तियां छिन जाएगी, अस्तित्व जा रहा है, राजनीतिक दल का अस्तित्व जा रहा है, उनके अपने चुनाव क्षेत्र से उनकी स्थितियां बड़ी डावाडोल है। बहुत कुछ ऐसा घट रहा है देश की राजनीति में जो इस साजिश को मुकम्मल तौर पर पूरा करने और इस साजिश को इस ये कहें कि धरातल पर लाने के लिए बहुत जरूरी फैक्टर है। ठीक, अब तक आप और भी कुछ नाम ऐसे आपके ध्यान में आए होंगे जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि
इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में मैं जो कह रहा हूं वो नाम आपके ध्यान में निश्चित रूप से आ रहे होंगे। अब आप देखिए कि ये विपक्षी लोग, जितना भी एक गठबंधन आजकल एक गिरोह बना हुआ है, उस गिरोह में वो सब लोग हैं जिनकी सबकी अपनी अपनी पोल पट्टियां हैं। इस देश का ईमानदार प्रधानमंत्री वो अच्छे से जानते हैं कि सच बाहर लाकर रहेगा, चाहे वो आजादी के दौर की बातें हों, उसके पहले की हों, उसके बाद की हों, और अभी तक की हो, बाहर आएंगी। ऐसे भयभीत और ऐसे परेशान लोग, दो रास्ते उनके पास राजनीतिक तौर पर बचते हैं। पहला रास्ता कि वो अपने आप को राजनीति से दूर कर लें, पर उसमें उनके साथ एक भय है कि वो अगर राजनीति से बाहर हुए, जनता का अभी तक मिलता समर्थन अगर उनसे हट गया, तो कहीं बैठ जाएं सड़क के ऊपर और आज 1000-2000 लोगों को, 5000 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो एक दबाव बनाते हैं। अगर राजनीति छूट गई तो ये ताकत चली जाएगी, और ये ताकत चली गई तो हाल पश्चिम बंगाल जैसा होना ही है। तो राजनीति वो लोग नहीं छोड़ सकते, ये तय रहा। दूसरा रास्ता उनके पास है कि मैं बहुत आपको यहां रोकना चाहूंगा, आप मेरी बात बहुत गौर से सुनिए और बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कहता हूं कि दूसरा रास्ता उनके पास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटा देना। जी बिल्कुल, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं। इस देश के हर उस आदमी के मन में यही भावना है कि ये व्यक्ति अब मरे, कब मरे कि तब मरे, इसका आज बुरा हो, कल हो कि तब हो, दिन रात वो यही सोचते हैं। पर धन्य है हमारा देश आज की परिस्थिति में कि नरेंद्र मोदी के साथ वो लोग हैं, उनके मंत्रिमंडल में, उनके आसपास, उनकी योजनाओं को क्रियान्वित करने में, हर एक चीज में उनके साथ वो लोग हैं जो वाकई राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं। वो छठे छटाए लोग आज दिल्ली में बैठे हैं जिनके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा एजेंसियों के चाक चौबंद होने में, और सबसे बड़ी बात, मेरा सबसे प्रिय विषय, नरेंद्र मोदी के बाद अगर मैं किसी दूसरे विषय पर बात करना पसंद करता हूं, मेरे मित्र सब जानते हैं, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जब तक है, नरेंद्र मोदी को गर्म हवा भी छू नहीं सकते, ये लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। अब दूसरा रास्ता भी बंद, बदकिस्मती से संभव नहीं हो रहा। अच्छा, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि कोई सड़क चलता आदमी हो तो उसको पटक दे, ये कर दे, या संभव नहीं है। तीसरा रास्ता सीधा सीधा इस देश की आस्था के प्रति नरेंद्र मोदी के जीवन का वो सबसे बड़ा काम, वो सबसे बड़ा वादा हर एक सनातनी से, कि भगवान श्री राम अपनी अयोध्या में उसी वैभव के साथ बैठेंगे, उसी मंदिर में विराजेंगे, रामराज फिर आएगा। ये विश्वास इस देश के लोगों को अगर किसी ने दिलाया, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस देश के एक एक सनातनी व्यक्ति में अगर आत्मस्वाभिमान अगर जागा है, उसका एकमात्र कारण है भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। श्री राम, इस देश को ये एहसास हुआ, ये मालूम चला कि हम किसकी संतान हैं, हमारे पूर्वज कौन है। तो सीधा तीसरा तरीका बहुत कारगर साबित हो सकता है अगर उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से, यानी कि खूबसूरत तो कहना बहुत बुरा होगा, पर हाँ, अगर बिल्कुल पिन पॉइंट उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए, 0% एरर, तो संभव है कि मोदी को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। वो तरीका है ये जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, मंदिर में दान चोरी। मंदिर में चोरी से बड़ा अपराध हिंदू संस्कृति में नहीं है। हत्या से भी गंभीर अपराध अगर कोई है तो मंदिर में दान की चोरी करना। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण भी यही कहते हैं, ईश्वर की का भी यही कहना है। ऐसी परिस्थिति में इतनी कमजोर नस और इतना अच्छा मौका
और कहने में शर्म आती है, पर हमारे देश में अभी भी ईमान बहुत सस्ता है पैसे के सामने। अगर धन रख दिया जाए तो अच्छे अच्छों के ईमान डांवाडोल हो जाते हैं। ऐसे हालत में, ऐसी परिस्थिति में चंपत राय जैसे भले मानुस, यानी कि मैं ये कहूंगा कि वो व्यक्ति देवतुल्य है, संघ का प्रचारक। तो संघ का प्रचारक एक चलता फिरता, ये कहें कि बहुत कम लग रहा है कहना, पर मैं फिर भी शब्द ढूंढने की कोशिश करता हूँ। संघ का प्रचारक मतलब ऋषि मुनि, संत महात्मा, एक देवतुल्य व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के मार्फत, ऐसे व्यक्ति को ठेस पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे महान शख्सियत को, इस देश की के आन बान और स्वाभिमान के प्रतीक भगवान श्री राम, उनको बदनाम कर देना, चुना गया टिन्नू यादव। ऑफर मैंने आपको पहले बताया, निश्चित रूप से यही दिया गया होगा। साजिश इंप्लीमेंट होनी शुरू हुई, कॉन्स्पिरेसी, वहां से चोरी होती गई लगातार सारी चीजों को, क्योंकि इसलिए कि टिन्नू यादव जो वहां का चौकीदार था, उसी को टारगेट करके चोर बना दिया गया। अब इस पूरी बदनामी का जो दुनिया भर में हो चुकी, उसका सीधा असर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर बट्टा लगाने जैसा विपक्षियों को लगा। उनको लगा कि अगर मोदी को मारना है तो राम पे वार करो। वही हुआ, चोरी हुई, डकैती हुई। अचानक से एक नेताजी प्रकट होते, और उनको बड़ी जल्दी होती है, आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स पर, बड़ी जल्दी होती है उनको, राम मंदिर में चोरी हो रही है, राम मंदिर लिए हुआ, चले आते हैं। जिनके पूर्वजों ने भगवान श्री राम के भक्तों पर, इस देश के हिंदुओं पर, सनातनियों पर आंख बंद करके गोलियां चलवाई, जिनको राम फूटी आंख नहीं सुहाते थे, जिन्होंने राम मंदिर का भरपूर विरोध किया, ऐसे लोग जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, ऐसे लोग राम मंदिर में हुई चोरी पर इतने चिंतित, हाय तौबा मचा रखी है, क्या नौटंकी है, गजब। अब बात बड़ी लंबी हो रही है, पर बहुत जरूरी लगा आपसे मन की बात करना और ये पूरी बात आपके साथ साझा करना। इनको लगता था कि राम पर वार करेंगे तो मोदी मारे जा सकते हैं, और एक तीर से दो निशाने लगेंगे, सनातनियों का विश्वास उठेगा, चोरी जैसा मामला पूरी दुनिया में, क्योंकि राम मंदिर पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, चोरी भी निश्चित रूप से सबको पता चलेगी, बदनामी होगी, मोदी का नाम खराब होगा। और इनको ऐसा लगा कि इस देश की अब तक, या मोदी के आने से पहले तक की मूर्ख जनता इनकी बात मान लेगी, और ये सब कुछ बहुत स्मूथ तरीके से हो जाएगा। पर नेताजी और आप भी श्रीमान, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, आप भी सुन लें, ये सनातनियों का देश है। इस देश के लोगों का स्वाभिमान जाग चुका है। यहाँ ये कतई संभव नहीं है कि अब कोई राम को ठेस पहुंचाए और सनातनी बर्दाश्त कर ले। खैर, ये पूरी बात मैंने आपके सामने रखी। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। चोरी की जांच अपनी जगह, एसआईटी जांच कर रही है, पर मेरा ये मानना है और मेरी मांग भी है कि इस पूरे मामले की परत दर परत खुलनी चाहिए, और इस पूरी चोरी का षड्यंत्र किसने रचा, इस देश में वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर में चोरी का षड्यंत्र रचा, पूरी दुनिया में राम की छवि को ठेस पहुंचाने की नाकाम कोशिश की, मोदी को ठेस पहुंचाने की नाकाम कोशिश की। बहुत लोगों के नाम आएंगे, और मुझे यकीन है कि मेरी बात देश के प्रधानमंत्री तक, देश के गृह मंत्री जी तक और
योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचेगी और वो इसके लिए एक अलग से जांच की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सीबीआई से कराएं, देश सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी से जांच कराएं। निश्चित रूप से ऐसे कुछ नाम निकल कर आएंगे और मेरा ये मानना है कि ये मामला खुलने के बाद आज तक के इतिहास में इस पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा षड्यंत्र निकलेगा। मेरा आप सभी के साथ ये बात साझा करने का मात्र ये उद्देश्य था कि हम अब समझें। हमने अपने प्रधानमंत्री को समझा, अपने आत्मसम्मान को समझा, आत्मगौरव को हमने पुनः पाया। हमें श्री राम मिले, हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि भी मिलेगी, वो भी हम लेंगे। पूरा अभियान चलेगा। पर अगर यहाँ हम लोग अगर जरा सी चूक कर गए, उस साजिश में के बहाव में आ गए, इस साजिश का जो परिणाम सामने आ रहा है उस बहकावे में आ गए, हमने ये भी मान लिया कि हमारे मंदिर में कतई कुछ टुच्चे किस्म के लोग हैं ये, जिनका कोई ईमान नहीं, जिन्होंने भगवान के घर में चोरी करने में भी उस चीज को भी साजिश का हिस्सा हो गए। ऐसे लोगों का ये सब कुछ किया धरा पाप अगर हम पर अगर असर डालेगा तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। जांच होगी, निश्चित रूप से इस पूरे मामले की जब परतें खुलेगी तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाएगी कि कोई अपने ही देश में रहकर सनातनी होकर अपने ही इष्ट, अपने ही सब कुछ, राम हमारे सब कुछ है, हमारे अपने सब कुछ के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र वही सनातनी कर सकते हैं, जो राजनीति की इस अंधी भूख में, इस पागलपन में, सत्ता की इस भूख में इतने ये कहें कि पागल हो चुके हैं कि उनको ये भी होश नहीं कि वो क्या करने जा रहे हैं। आप लोगों ने इतनी देर मेरी बात सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में अगर आप अपनी कोई राय मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बेझिझक करें। आपको अच्छा लगा, आपको मेरी बात से इनकार है, आप मेरी बात स्वीकार करते हैं, आपको मेरी बात का ये एंगल, आपको मेरे सोचने का एंगल कैसा लगा? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाकई एक बहुत बड़ी साजिश है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पलटें खुलनी चाहिए, तो आप मेरे इस वीडियो को, मेरे इस पॉडकास्ट को पसंद करें। साथ ही आप शेयर करें अगर आपको लगता है कि मेरी बात आपके और साथियों तक, इस देश के हर सनातनी तक पहुंचनी चाहिए, तो जरूर शेयर करें और बने रहें मेरे साथ। दोबारा हम फिर किसी और मुद्दे के साथ, या संभव हो सकता है कि इसी मुद्दे को लेकर फिर आपके सामने मैं आऊं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।